और अब रुक करते हैं जनहित का। आखिर कब सुरक्षित होंगी लाडली? स्याही सूख नहीं पाती है अखबारों की, नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। देश आजाद हुआ है पर देश की बेटियां नहीं। ये वो लाइन है जो आज देश के लिए प्रासंगिक नजर आती है। और एक तरफ जहां हम महिला प्रधान देश बनाने की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश में हर साल करीब 4 लाख से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किए जाते हैं और इन अपराधों में रेप, छेड़छाड़, एसिड अटैक, किडनैपिंग और दहेज जैसे अपराध शामिल हैं। 2022 के आंकड़े देखें तो देश में करीब 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, यानी हर घंटे 51 मामले दर्ज हुए हैं। बात आगरा कमिश्नरेट में मिशन शक्ति की जाए, मिशन शक्ति एक अभियान चलाया जा रहा है जो स्कूल कॉलेज में छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के जरिए गली मोहल्लों से लेकर गांवों में टीमें लगाई जा रही हैं और टीमें जा भी रही हैं, और इसके बावजूद बच्चियों और युवतियों और महिलाओं से दरिंदगी के मामलों में कमी नहीं आ रही है। पिछले 7 महीने की बात अगर करें तो हर तीसरे दिन एक महिला दुष्कर्म की वारदात सामने आ रही है। इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पहले रुक करते हैं दिल्ली का बीजेपी दफ्तर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं सदस्यता अभियान में। तो दोबारा सदस्यता लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी बार सदस्यता का ये कार्यक्रम जिसमें शामिल होने के लिए तो ये दूसरा कार्यक्रम होगा और सबसे पहले ये शख्स होंगे जो दोबारा से सदस्यता लेंगे बीजेपी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आगाज जेपी नड्डा की मौजूदगी, गृह मंत्री की मौजूदगी। तो जय श्री राम का उद्घोष इस सदस्यता कार्यक्रम के दौरान, और पहले शख्स होंगे जो दूसरी बार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं। भारत माता की, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, यहां उपस्थित सभी मंत्रीगण, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, हमारे दिल्ली के प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए यहां पर इस संगठन पर्व के अवसर पर उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बंधु, जितने यहां बैठे हैं, इससे तिगुने नीचे बेसमेंट में वो हम सब के साथ शामिल हुए हैं, उन सब भाइयों को भी, और जो देश भर के कार्यालयों से जुड़े हुए और विभिन्न मंडलों से जुड़े हुए देश भर के कार्यकर्ताओं को आज के इस संगठन पर्व के अवसर पर
बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और आप सब तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में आने पर और जो उनके माध्यम से ये सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा उसके लिए जो उन्होंने हामी भरी और वो हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चलिए, तो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनहित में वापसी करते हैं, क्योंकि कानून तो बदला मगर हालात नहीं बदले, क्योंकि अभी भी छेड़छाड़ की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है और हर दूसरे दिन एक पीड़िता जो है सामने आ रही है। हर दूसरे दिन जो ऐसी तस्वीरें हैं वो कैमरे में कैद होती हैं। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भी भेजा। बाराबंकी की अगर बात की जाए, बाराबंकी में पुलिस चौकी क्षेत्र त्रिलोक नगर में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई के बजाय पुलिसकर्मियों ने संवेदनहीनता की हद पार कर दी और पुलिस चौकी में दुष्कर्म पीड़िता का मजाक बनाया गया। बदली तहरीर पर ही दुष्कर्म का केस दर्ज कर दिया गया और बाराबंकी जनपद के मसौली क्षेत्र में किशोरी का जो अपहरण कर कथित रूप से 4 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना में पुलिस ने जो केस दर्ज किया वो उस शिकायती पत्र के आधार पर नहीं दर्ज हुआ जो एसपी को दिया गया था, बल्कि पुलिस द्वारा बनवाई गई तहरीर पर दर्ज हुआ। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने हर बिंदु की जांच के सख्त निर्देश दिए हैं। गोंडा में एक परिवार शोहदे से परेशान और शोहदे से परेशान परिवार एसपी दरबार पहुंचा और उसका आरोप ये है कि शोहदे पर बेटी से छेड़छाड़ का आरोप और आते जाते किशोरी पर इत्र डालता था। शिकायत करने पर मां को धमकी भी दी गई। तो आलम ये है कि अब घर की 4 दीवारी में भी लड़कियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं और इसीलिए ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर अब ये जो युवतियां हैं, लाडली हैं, वो सुरक्षित कब होंगी, क्योंकि पिछले 24 साल में देखा जाए जो मामले सामने आ रहे हैं, महज तो पिछले 24 सालों में अगर बात करें, कानून बदला, हालात नहीं बदले और 24 सालों में महज 5 जो रेपिस्ट हैं उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। तो आप समझ सकते हैं जो कानून बनाया गया 12 साल पहले जो निर्भया कांड हुआ, उसके बाद कानून का किस तरीके से पालन हो रहा है और उसके तहत किस तरीके से सजा दी जा रही है। और जहां जहां से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, बाराबंकी, आगरा, गोंडा और लखनऊ, मेरठ, ये जो घटनाएं यहां से सामने आई, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं पीड़ित परिवारों की, वो आपको सुनाते हैं। हमारी समस्या कि हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे, वो हमें भगा के लेके गए थे। कौन? अंकित वर्मा। उसने बोला मुझे मेरी शादी नहीं हुई है, तो हमने बोला कि अगर शादी हो गई हो तो हमें ना ले चलिए, तो बोला शादी नहीं हुई है, तुम चलो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। कहाँ ले गए आपको? पहले ले गए यहाँ से लखनऊ, लखनऊ से ले गए कानपुर, कानपुर से ले गए बहराइच, हाँ बहराइच नहीं, गाजियाबाद। गाजियाबाद में उनके भाई मिले, बोले चलो घर, तो हमने कहा चलो। तो कहीं रुके आप? रात में रुके हैं कहीं उसके साथ? उसके साथ कहीं नहीं रुके, चलते रहे केवल। अच्छा, उसके बाद घर आए तो क्या हुआ? घर आए तो यहाँ सुधाकर प्रधान के वहाँ आए पहले, तो हमने बोला कि हम इन्हीं के साथ शादी करेंगे, तो उसने बोला हम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, उसके बाद बोले चौकी पे चलो, चौकी पे गए, वहाँ पे बोला सुलह करो, तो हम कहे सुलह हम नहीं करेंगे, फिर जबरदस्ती से सुलह करवाया। जबरदस्ती सुलह? कौन कौन था वहाँ पर? वहाँ पर उनका भाई था, उनके जीजा थे और सुदीप बनिया थे। क्या दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि अगर आप सुलह नहीं करते हैं तो हम कुछ आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे या मारपीट की संभावना थी क्या?
कि हमसे चलो थाने, तो हमने बोला चलो, तो कहीं की सुलह कर लो तो नहीं ले जाएंगे, तो हमने बोला कि हम सुलह नहीं करेंगे, तुम चलो। जनपद बाराबंकी के थाना मसौड़ी में एक युवती जिसका कि अपने भाई के दोस्त से पहले से परिचय था, उसका वो दोस्त उसे अपने साथ ले गया था और इस संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अभियुक्त आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज उसे ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो विक्टिम है उसका मेडिकल परीक्षण हो रहा है और उसके बयान भी अंकित किए गए हैं। इस संबंध में थाना स्थानीय और चौकी पर आरंभिक स्तर पर जो सूचना प्राप्त हुई थी उस संबंध में पर्याप्त एवं तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई तत्समय, जिसके कारण चौकी प्रभारी एवं थाने के प्रभारी के विरुद्ध पृथक से विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन में नजर आ रहे हैं, वहीं अकेले जनपद बाराबंकी की बात करें तो स्थिति ये है कि महिला अपराधों को लेकर के पुलिस अधीक्षक ने कल एक बड़ा एक्शन लिया है पुलिस विभाग पर, जहां मसौली थाने में एक नाबालिग लड़की को 4 दिन तक अगवा करके एक व्यक्ति द्वारा उठा ले जाने का मामला था, जिस पर वहां के चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने तहरीर बदला करके जबरन समझौता करा दिया। मामला जब पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आया तो उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए मसौली थाना के एसओ को मौके से तत्काल लाइन हाजिर कर दिया और वहीं आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है। इसी के साथ कल एक नया मामला और भी था जो हैदरगढ़ थाने में हुआ था, जहां पर सीएचसी में इलाज कराने गई महिला ने अपने ही पति पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। जो जनपद बाराबंकी में पिछले 1 माह का यदि आंकड़े देखा जाए तो अकेले कोतवाली नगर क्षेत्र और जहांगीराबाद थाना और देवा थाना जो कि सर्कल नगर में आते हैं, इनमें 23 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें कोतवाली नगर में 12 मामले और देवा में 7 मामले, वहीं जहांगीराबाद में 4 मामले पंजीकृत किए गए हैं। स्थिति ये है कि महिला अपराध पर बढ़ते हुए मामले जो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, वहाँ जनपद बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक सख्त रवैया अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमारी बेटी को रोज़ धमकी देता है, रोज़ सब कुछ करता है। हम बोलते हैं तबाही बताने हमको, तब बोले हम शिकायत करने, तो हमको पल्ला दरवाज़ा बंद कर लिया, औजार दिखाया, गाली देने लगा, कह रहा था बेटी की अपनी शादी करा दो, नहीं कराओगी तो सबको मार डालेंगे, अब कोई बेटी की शादी नहीं होने देंगे, यही सब कह रहा था। फिर घर रोज़ आता है, रोज़ ऐसे हमारे गली से निकलता है, गाली देता है, और रोज़ ही लोग जाती हैं मार्केट कहीं भी जाती हैं तो पीछा करता है, सामान बहा देता है उनके ऊपर, फिर अगर छिप जाता है कहीं ना कहीं। पढ़ाती हूँ स्कूल में, तो जब मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने तो वही लड़का मेरा पीछा करता है रोज़। जब भी वो जाते हैं तो मेरे पीछे कुछ छिड़कता है और कहता है हमसे निकाह कर लो, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हम घर पे आके अपनी मम्मी से बताते हैं तो मम्मी उसके घर जाके शिकायत करती हैं, तो वो लोग दरवाज़ा बंद करके और मम्मी को गाली देते हैं, उनकी माँ बहन सब लोग मिलके, और फिर उसके बाद में मम्मी को औजार निकालते हैं, तलवार निकालते दिखाते हैं, शादी करवा दो वरना हम जान से मार देंगे। फिर मम्मी उसके लिए हाँ कहती हैं कि ताकि हम बाहर निकल सके, तो वो बाहर निकलती हैं, जाती हैं, फिर उसके बाद में कंप्लेन करती हैं, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोतवाली गए, पुलिस चौकी गए, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। भैया हमारी सिस्टर हैं, मेरा नाम आनंद है, आनंद कनौजिया। मैं दयानंद नगर का रहने वाला हूँ और हमारी सिस्टर छोटी वाली है जो स्कूल जाती थी पढ़ाने। ये महीने भर से चांद बाबू नाम का लड़का जो विशेष समुदाय से आता है और उसका एक मतलब भाई भी है और उसकी माताएं बहनें हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही हैं। लड़का 1 महीने से छेड़ रहा है हमारी बहन को, और विरोध करने पर उसके घर वाले आकर घर पे मारने की जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बेशक बड़े बड़े दावे कर रहे हो, लेकिन मेरठ के अगर बात करें तो मेरठ में लगातार महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 माह में मेरठ में 74 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। अगर हाल ही की बात करें तो कल ही मेरठ के फलाउदा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती का अपहरण करने के बाद गैंगरेप की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 4 युवकों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और ईख के खेत में फेंककर युवती को फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य जो आरोपी है वो अभी फरार चल रहे हैं। कुल मिलाकर मेरठ में महिला अपराध रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है।
दिनांक 1 सितंबर 2024 को थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक 23 वर्षीय महिला द्वारा बताया गया कि 28 अगस्त 2024 को विपिन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें फिल्म में काम दिलाने के नाम पर मटियारी में एक होटल में बुलाया और वहां पे उनके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट पर एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को इसमें हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई। कुछ परिवारजनों की, जो पीड़िता परिवार था उनकी प्रतिक्रियाएं, पीड़िता की प्रतिक्रियाएं, ये वो घटनाएं जो कैमरे में कैप्चर हुई और इन्होंने आप बीती सुनाई। लेकिन सोचिए, हर रोज 15 से 20 मिनट में रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, यानी कि हर दिन 85 से 86 रेप की घटनाएं हो रही हैं। और जो कागजी आंकड़े हैं या एनसीआरबी की रिपोर्ट की भी बात की जाए, उस आधार पर भी रेप के आंकड़े पहले की अपेक्षा और बढ़े हैं। बावजूद इसके दावा किया जाता है कि जो क्राइम का ग्राफ है वो कम हुआ है, जो आपराधिक घटनाएं हैं उनमें कमी देखने को मिल रही है। अब ज़मीनी हकीकत पर बात करते हैं और इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता सीमा श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हिमानी गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आईपीएस, पूर्व आईपीएस हैं जयप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं सीमा श्रीवास्तव जी से। सीमा श्रीवास्तव जी, आप देख रही हैं किस तरीके से जो है कानून तो बदल गया। जब निर्भया कांड सामने आया 12 साल पहले घटना का अगर जिक्र करें तो कानून भी आया, उस पर इम्प्लीमेंट भी किया गया और 24 सालों में 5 दुष्कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई। अगर देखा जाए 1990 में धनंजय चटर्जी को और 2020 में निर्भया के जो 4 दोषी करार दिए गए थे उनको फांसी की सजा, उसके बाद शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा। और किस तरीके से कार्रवाई होती है, प्रशासनिक कार्रवाई ऐसे मामलों में सवालों के घेरे में रहती है। तो सवाल यही है आपसे कि आखिर महिला अपराध पर लगाम कब और कैसे लगेगी? धन्यवाद आपका मुझे इस चर्चा में जोड़ने के लिए। और ये जो मुद्दा है बहुत संवेदनशील है जी। और बहुत ही पीड़ा होती है जब भी हम इस तरह की खबरों को देखते हैं और सुनते हैं। और एक महिला होने के नाते मुझे तो बहुत ही ज्यादा पीड़ा होती है। और बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि बस न्यूज़ को देख के सुन के कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं होता, पेपर को भी ऐसे ही पलट देते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस बच्ची का, जो छोटी से छोटी बच्ची है, अभी आप पिछले दिनों आपने सुना भी होगा कि 3 साल की बच्चियों को स्कूल के अंदर उनके साथ छेड़ाछाड़ी हुई है। तो उनकी मानसिकता को कोई जान नहीं पाता कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। और हालांकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, लेकिन इस सब चीजों को अलग रखते हुए सामाजिक एक जिम्मेदारी है हम सबकी कि ये इसके मूल में जाना आवश्यक है कि ये हो क्यों रहा है। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कारण है वो जनसंख्या है। अत्यधिक जनसंख्या होना ये बहुत बड़ा कारण है। और उसके बाद जब संख्या बढ़ जाती है तो घरों में अधिक बच्चे होने से वो संस्कार नहीं मिल पाते जो बच्चों को मिलने चाहिए। उन्हें सामाजिक तौर पे कैसे रहना है। और इतने अधिक दोनों ही विषय बोलूंगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून, ठीक है, जनसंख्या बढ़ना आप एक वजह बता रही हैं कि जनसंख्या बढ़ना और इसीलिए ऐसा जो है रेप का जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कौन सोचेगा? मैं इसके साथ में कि एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, घर में ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा बच्चे हैं, ध्यान नहीं दिया जा रहा। बच्चे इतने अधिक हैं कि माँ बाप को ही नहीं पता बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी दोस्ती संगत कहाँ हो रही है, किस तरह की उन्हें एजुकेशन मिल रही है। और दूसरा एक तबका ऐसा है जो बहुत ज्यादा, जिनके पास पैसा हो गया है, जहाँ माँ बाप को बच्चे के साथ, बच्चा एक ही है, 2 ही हैं, लेकिन 1 या 2 बच्चों के साथ बैठने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। तो उनके अंदर भी ये क्रिमिनल माइंड डेवलप होता है और उनको क्राइम, मैं तो इसे कहती हूँ कि ये इसको किसी और कैटेगरी में रखना ही नहीं चाहिए कि बच्चों से हो जाता है या कुछ ऐसा।
ये तो बहुत बड़ा अपराध है, और कोई भी हो इसे तो तुरंत ही मुझे लगता है कि बहुत ही तेजी से इसमें जब सजा मिलने लगेगी तभी इस पे कोई कंट्रोल हो पाएगा। और जनसंख्या कानून के लिए भी मीडिया को बहुत सख्त तरीके से इस मुद्दे को हर रोज उठाना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया तो इसकी हर वजह से मुद्दे को बहुत बहुत ज्यादा अच्छे चीजें हो तरीके रही से हैं। उठाती है सीमा श्रीवास्तव जी। और जिस पार्टी को आप बिलोंग कर रही हैं, जिस पार्टी के देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार भी है, और कानून व्यवस्था किस तरीके की होनी चाहिए, ऐसे अपराधियों पर कैसे लगाम लगानी चाहिए, उनके जहन में कैसे डर पैदा करना चाहिए, ये अंकुश कैसे लगे, ये सवाल था। ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। आपने कहा जनसंख्या वृद्धि एक वजह है ऐसी घटनाओं को लेकर, महिला होने के नाते आप इसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हैं और होना भी चाहिए। लेकिन आप जिस पार्टी से हैं तो एक जिम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल बनती है, और उस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी पूरी तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन हाँ, एक माननीय योगी जी का खौफ तो है, और सजा भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है कि। और हम अगर मैं भी इतनी बड़ी एज में आके अगर आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ तो माननीय योगी जी की वजह से ही है। मुझे तो नहीं लगता कि ठीक है, योगी आदित्यनाथ अगर सूबे के मुखिया ये निर्देशित कर देते हैं आला कमान को, अधिकारियों को, कि बहुत सख्त कानून और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए जमीनी स्तर पर, लेकिन क्या उसकी मॉनिटरिंग की जाती है शासन स्तर पर? इस पर सवाल उठता है। सीमा श्रीवास्तव जी, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ ताहिरा हसन जी भी जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। पूर्व IPS भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, आपका रुख करेंगे। जयप्रकाश जी, देखा जाए जो आपराधिक मामले लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वजह क्या देख पा रहे हैं, और इसमें क्या प्रशासनिक कार्रवाई जो होती है वो सही तरीके से होती है? देखिए, ज्यादातर मामलों में तो प्रयास जो कार्रवाई होती है वो पर्याप्त होती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा है कि ये जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रश्न है, इसमें बहुआयामी प्रयास की आवश्यकता है। जहाँ स्ट्रांगर कानून पॉलिसी की जरूरत है, वहीं स्ट्रांगर कार्रवाई की भी जरूरत है। बिल्कुल। तथा सोशल अवेयरनेस इसमें बहुत जरूरी है, जिससे हम बच्चे बच्चियों दोनों को, मतलब लड़कों को भी और लड़कों को दोनों को अवेयर कर सकें। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस बात को डाला जाना चाहिए कि यदि इस तरह का कोई क्राइम करेंगे तो उन्हें इस तरह की सजा होगी। यदि हम बच्चों को शुरुआत से ही ग्रूम करेंगे तो सोसाइटी में एक अलग तरह की अवेयरनेस होगी, वो भी प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सिस्टम की है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इस तरह के क्राइम ना हो। तो गवर्नमेंट द्वारा जो मेजर्स उठाए जाते हैं उनकी भी अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए। यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बहुत प्रयास किया है, हमको उन प्रयासों को भी लगातार उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन मीडिया के माध्यम से, और स्कूलों कॉलेजों में भी उसके कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, जिससे बच्चे बच्चियों दोनों को भी इस दिशा में एजुकेट किया जा सके। और पुलिस तथा जुडिशरी को इसमें जो कार्रवाई है उसको स्पीड अप करना होगा, और जो लोग कन्विक्ट होते हैं उनके अगेंस्ट भी प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए कि देखिए, यदि आप इस तरह का क्राइम करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी। बिल्कुल। और जो ना कि ये बड़े होना मामले चाहिए कि अगर पीड़िता ही थाने जा रही है, मुकदमा दर्ज करा रही है, तो उल्टा आप अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टा दबाव बनाकर समझौता कराना, एक तो अपने यहाँ का जो प्रचलन हो गया है। अगर भारत का जिक्र करें, यहाँ पर सबसे पहले तो समझौते से ही शुरुआत कर दी जाती है। ऐसे मामलों में सबसे पहले दबाव बनाया जाता है इस बात के लिए जयप्रकाश जी कि किसी तरह इस मामले को लेकर समझौता सुलह हो जाए दोनों पार्टियों में। ऐसा क्यों? देखिए ये जो ऐसा प्रयास किया जाता है सिस्टम द्वारा, वो पूरी तरह गलत है। उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसका कोई समर्थन नहीं हो सकता। महिला संबंधी अपराधों के प्रति देखिए, पूरे सिस्टम को, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, पुलिस को, जुडिशरी को, सबको जीरो टॉलरेंस की भूमिका में आना होगा। बिल्कुल, यही नहीं हो पा रहा है। अगर देखा जाए जमीनी हकीकत, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जब हम सवाल करते हैं तो वो कागजी आंकड़ों का हवाला देते हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर देखिए कि किस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई होती है।
और शासन स्तर पर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, नहीं तो सिर्फ 5 दुष्कर्मियों को सिर्फ फांसी की सजा नहीं हुई होती, क्योंकि उसके बाद निर्भया के बाद से 12 साल पहले जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से न जाने कितनी निर्भया और वैसी ही वारदात हुई, लेकिन किसको फांसी हुई? आरोपियों को सजा होती है, कार्रवाई होती है, लेकिन फांसी की सजा नहीं दी जाती है। तो ऐसा नहीं होता, नहीं तो ये रिकॉर्ड और लंबा होने वाला था। हमारे साथ ताहिरा हसन जी भी जुड़ी हैं। कि फांसी की सजा देना इस समस्या का हल है? आपको नहीं लगता कि कुछ और होना चाहिए? बिल्कुल, इससे बेहतर अगर कुछ और विकल्प है तो उसे लाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए सरकार को। फांसी देने से नहीं होगी। सीमा श्रीवास्तव जी, वही तो सवाल था आपसे कि कैसे अंकुश लगेगा और कब अंकुश लगेगा भाई? देखिए, कौन सोचेगा ये? अभी बता रही हूँ कि ये चीजें निकलेंगी परिवार के अंदर से ही। जब तक हम परिवार के अंदर एजुकेट नहीं करेंगे बच्चों को, और आप ये देखो, अगर हम लड़कों की गलती सीमा श्रीवास्तव जी, आपने देखा होगा, सीमा श्रीवास्तव जी, लड़की के साथ दोस्ती की जाती है, दूसरी तरफ लड़की बिना पेरेंट्स को बताए घर से चली जाती है, तो क्या ये लड़की का अपराध नहीं है? क्या ये लड़की का अपराध नहीं है कि जिन पेरेंट्स ने उसे पाला पोसा बड़ा किया, ऐसी घटनाओं के लिए सिर्फ लड़कियां ही जिम्मेदार हैं, वो एक अनजान व्यक्ति के साथ चली जाती है जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं। तो मुझे लगता है ऐसी बहुत रेयर कंडीशन होगी, लेकिन राह चलते जब एक आधेड़ व्यक्ति किसी लड़की को छेड़ देता है तो उसके संस्कार, इसका मतलब ये आदिकाल से चला आ रहा है। संस्कारों में कमी तो आदिकाल से है। फिर नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर हमारे देश की बात करें तो जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई थी तो सभी धर्मों ने मिलकर लड़ा था। आज क्यों हो गया ऐसा कि एक दूसरे धर्म की लड़की को हम छेड़ते हैं? ये एजुकेशन कहाँ से आ गई कि अगर ये व्यक्ति फलाने धर्म की है तो इसे हम छेड़ सकते हैं? ये एजुकेशन इसे कौन समझाएगा समाज में? भाई, लड़की तो लड़की है। जाति धर्म का जो डिवाइडेशन है, ये भी अभी पिछले दफा मैं ऐसे कर रही थी डिबेट इस मुद्दे को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता थे जो एक ऐसी जाति की जो पीड़िता थी जिसके साथ अपराध हुआ या रेप की घटना की गई और उन्होंने हिंदू मुस्लिम में से डिवाइड कर दिया। तो ये राजनीतिक दल ही तो शुरुआत करते हैं सीमा श्रीवास्तव जी। ये कौन कर रहा है? राजनीतिक दल ही कर रहे हैं, राजनेता ही हमारे इसे डिवाइड कर रहे हैं, ये हिंदू ये मुस्लिम, क्योंकि अपराध तो अपराध होता है, अपराध का कोई जाति धर्म नहीं होता है। बहुत हास्यप्रद स्थिति है मैम कि जब भी कुछ समाज में होता है वो सीधे पॉलिटिकल पार्टीज को एक आरोप के घेरे में घेर लिया जाता है। ये आरोप नहीं है सीमा जी, ये आपको मानना पड़ेगा, ये आरोप नहीं है। शुरुआत राजनेता हमारे ऐसे मसलों पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। ताहिरा हसन जी का रुख करेंगे। ताहिरा हसन जी, अभी सीमा श्रीवास्तव जी कह रही थी, मैंने सवाल किया था कि महिला अपराध पर भाई कैसे और कब अंकुश लगेगा, तो उनका कहना है कि जो जनसंख्या वृद्धि है ये एक वजह है अपराधों की। रेप की घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण नहीं है। दूसरा पहलू, संस्कार वैसे नहीं दिए जाते हैं जिसकी वजह से ये अपराध हो रहे हैं। क्या आप भी यही वजह मानती हैं? ताहिरा हसन जी, क्या आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मेरी आ रही है आपको? जी, मिल पा रही है जी। देखिए, पॉपुलेशन से बलात्कार का कोई मतलब नहीं है जी, जो सीमा जी कह रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को देखिए, आप बोल चुकी अपनी बात। महिलाओं पे बढ़ती हिंसा रोकने के लिए आप मेरा नाम लेके बोल रही हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा ना मैम। ठीक है पॉपुलेशन का मतलब क्यों नहीं है? डॉक्टर बिटिया जो पॉपुलेशन तो एक साथ जुड़े हुए डॉक्टर बच्ची है, सीमा जी रुक जाइएगा, बात पूरी हो जाए, सुन लीजिए, इसके बाद आप बोलिएगा। कौन सा पॉपुलेशन था? एक नर्स महाराष्ट्र की
मैं यहाँ जात पात की बात नहीं करूंगी। बात ये हो रही है कि घर से संस्कार, मैम हॉस्पिटल से जा उसका खान की मत कीजिए। क्या इसलिए हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हुआ महिलाओं को कॉमोडिटी समझा जाता है, पेट्रार्की डीप रूटेड है। ये सीमा जी ऐसा समझ में नहीं आएगा, प्लीज रुक जाइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथरस में क्या हुआ था, नकार दीजिए, ज्यादा पॉपुलेशन से क्राइम बढ़ता है, क्योंकि इन्होंने बात ही पलट दी। इन्होंने तो सीमा जी पहले आप बात को सुन लीजिए। उनको महिलाओं सीमा जी आपको आवाज आ रही है मेरी? होंगे तो क्या अपराध नहीं बढ़ेंगे? वो तो घर के घर में बढ़ेंगे। ताहिरा जी की आवाज को थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया जाए प्लीज। जब आपस में डिस्कशन करें तो एक बोले दूसरी सुने। आप बोल रही थे तो मैं नहीं बोली, अब मैं बोल रही हूँ तो आप सुनिए। उसके बाद मैम मेरे ही विषय को उठाया। सीमा श्रीवास्तव जी प्लीज। कोई बैर नहीं है, ठीक है, आपने अपनी बारी में अपनी बात रखी ना, अब अगले को रखने दीजिए। आपने पॉपुलेशन की बात को डिनाई किया। चलिए सीमा जी बाद में इसका जवाब आपसे ले लेंगे ना, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ताहिरा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। बच्चे देखेंगे करानी है मुझसे कि नहीं कराना है? नहीं, आप एक ही कमरे के अंदर एक ही औरत के जब 20 बच्चे होंगे और बच्चे किस जमाने में हैं आप? सीमा श्रीवास्तव जी मुझे लगता है आपके जमाने में ऐसा था, जो दर्जनों के भाव में बच्चे पैदा करते थे लोग। आज तो मुझे लगता है कि एजुकेटेड लोग हैं, 2 से तीसरे के बारे में सोचते भी नहीं होंगे। कंट्रोल के आप कैसी बातें कर रही हैं? किस जमाने में हैं आप? 20 बच्चे आज के डेट में कौन पैदा कर रहा है? बात ये है कि हमारी नर्स बिटिया और आपने एंगल ही चेंज कर दिया। सीमा जी प्लीज, सीमा जी आप से वजह और कैसे अंकुश लगेगा, आपको कारण से बात ये सवाल था आपसे। ये वजह, अरे दूसरा पहलू सुन लीजिए ना सीमा जी, दूसरा पहलू आप सुनना नहीं चाहती हैं। वजह क्या है ताहिरा जी से सुन लीजिए। भाई आप बताइए, बोलूं वरना मैं उठ जाऊं? बिल्कुल ताहिरा जी आप बोलिए, अपनी बात को रखिए। सीमा जी प्लीज बीच में मत। इसको आप देखिए। सीमा जी पहले ताहिरा जी अपनी बात को रख ले, इसके बाद आप बोलिएगा, आपकी बात सुनी जाएगी। ऐसा थोड़ी बोलने में कोई रोक है सीमा जी के? ताहिरा जी प्लीज अपनी बात को पूरा कर लीजिए। मैं भी चुप ही रहती हूँ, लेकिन जब आपने मेरी बात को डिनाई करा इसलिए मैंने बोला। चलिए ठीक है ये सीमा जी कहती है पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ द। सीमा जी ऐसा डिस्टर्बेंस होता है, जिस बिंदु पर हम बात करने के लिए बैठे हैं उस पर बात नहीं हो पाएगी। नहीं है, और मेरा कहना है पेट्रार्की की बात सिर्फ पुरुष नहीं होता, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, महिला भी होती है। बिल्कुल, जब लड़का पैदा होता है तो लड्डू खिलाने में महिला सबसे आगे होती है और ग्लोरीफाई करती है, लेकिन अपने बेटे को संस्कार वो क्यों नहीं देती? संस्कार किसको दिया जाएगा? जिस बिटिया का बलात्कार हो रहा है। और ये बिटिया कोई अगर शादी करना चाहती है किसी से और जाके शादी करती है तो इसमें कोई नहीं, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड कहता है कि बालिग लड़के और लड़की अपनी शादी कर सकते हैं। पेरेंट्स हैव नो राइट टू इंटरफियर, ये कोर्ट कह रहा है। अभी आप हाईएस्ट कोर्ट को क्रिटिसाइज कीजिए, अगर वो वोट दे सकते हैं, देश की राजनीति को तय कर सकते हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं कि अपना जीवन साथी तय करें। इसको कौन तय करेगा? महिलाओं की आजादी में क्यों इतना पहरे लग रहे हैं भाई? महिला इतने बजे से 3 बजे नहीं आएगी, वो कोई बलात्कार हो, कैरेक्टर असैसिनेशन, वो 4 साल की बच्ची के लिए क्या ड्रेस कोड आप देंगे? हमारी महिलाएं जो खेत मजदूर हैं, घूंघट में काम करती है, उनको कौन सा ड्रेस कोड देना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि इसको निर्भया के बाद जब एक मजबूत कानून बना था, जस्टिस वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, आई एम लकी एनफ कि मैंने भी उसमें इनपुट दिया था। 25 साल से उत्तर प्रदेश की सरजमी पर महिलाओं के मुद्दे पर लड़ रही हूँ। जब हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनवा रहे थे तो उस समय भी यही आवाज आ रही थी, नेतागण की तरफ से भी आ रही थी कि महिलाएं सबसे सुरक्षित 4 दीवारी में। लेकिन हमने लड़के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनवाया, हम महिलाओं ने, हमारा संघर्ष है। महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, हमारी बिटियां संघर्ष कर रही हैं,
और संघर्ष करके हर फील्ड में हमारी बिटिया आ रही है, कोई फील्ड बची नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर वो रात में 36 घंटे ड्यूटी कर रही है तो उसका बलात्कार हो जाएगा। कौन सा संस्कार हम अपनी डॉक्टर बिटिया को दे दे? वो नर्स जो काम करके जा रही है, मरीजों की सेवा करके जा रही है, तो ये संस्कार लड़कों को दिया जाए। लड़के तभी सीखे, डोमेस्टिक वायलेंस लड़के करते हैं। वो घर में देखते हैं कि पिता जो है माँ को कंट्रोल कर रहा है पावर से, उनको लगता है महिला को पावर से ही कंट्रोल किया बिल्कुल जा ताहिरा सकता जी, है। आई एग्री, क्योंकि ये शुरुआत घर से होती है, लेकिन सिर्फ संस्कार लड़कियों को नहीं लड़कों को भी देने की जरूरत है और एक जैसे देने की जरूरत है। सिर्फ लड़की को नहीं सिखाया जाए, लड़के को भी वही सिखाया जाए। सीमा जी, इसका जवाब लूं उससे पहले आरती जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं समाजवादी पार्टी से। आपका स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आरती जी, प्रतिक्रिया आपकी भी मायने रखती है, क्योंकि जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हर 3 घंटे में एक रेप की वारदात सामने आ रही है, यानी कि हर 20 मिनट में एक वारदात। क्या वजह? सच है कि ये सरकार जो भी है, मतलब ये रेप का घटनाएं तो हमारे यहाँ बहुत बुरी दशा है। हमारे कहीं भी ले लीजिए, कोई भी सरकार हो, जो भी गुनाहगार हो उसे तुरंत ऑन स्पॉट सजा देनी चाहिए, जहाँ तक हम लोगों के मानना है। और ये जो सरकार है, हमारी सरकार कहीं ना कहीं विफल है इस मामले में, नाकाम है। हम तो यही बोलेंगे कि नाकाम है। जो बेटियों को पढ़ाने की, बेटियों के विकास की बात करते हैं, वो बेटियों को सुरक्षित ही नहीं रख पा रहे हैं, वो विकास कहाँ से देख कर पाएंगे? कहीं भी देख लीजिए आप, एनसीईआरटी की डाटा देख लीजिए, क्या कहती है? ये यही कहती है ना कि हमारे यहाँ पे क्या कैसे हो रहा है। बहुत ही बुरा हाल है यहाँ, बहुत ही बुरा हाल है, और इस बुरे हाल को लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं। सीमा जी, अब आपसे जवाब लेंगे, इसके बाद जयप्रकाश जी का रुख करेंगे। मैम, पहले तो मुझे ताहिरा जी से कहना है, आपके विचारों को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आपने बताया कि डोमेस्टिक एक्ट 2005 आपके द्वारा लाया गया है, इसको जान के भी बहुत खुशी हुई। हम जैसी तमाम महिला जी, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैम, आपने और जो ये आरती जी है मैम, जब भी हम इस तरह की डिबेट में बैठते हैं तो मुझे एक महिला के तौर पे आप देखें और सुने तो मुझे अच्छा लगेगा। इसमें क्या है, हम लोग सिर्फ वो बातें करते हैं जो हो रही हैं, और उसी पे बात करते करते हम टाइम को खत्म कर देते हैं और उसके मूल में नहीं जाते कभी भी कि इसका कारण क्या है, इसको हम कैसे खत्म करें। इसके मूल में जाना बहुत जरूरी है मैम, इसके कारण को जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम ऐसे ही बोल बोल के आपस में बहस करके इस विषय को बढ़ाते ही चले जाएंगे, एक दूसरे को दोष देते चले जाएंगे। तो इसमें मूल में जाना बहुत जरूरी है। एक बहन कभी भी किसी भी समय पर निकले, उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं एक महिला हूं, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई पुरुष जो है उसको इस नजर से ना देखे कि ये अकेली जा रही है तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इस चीज को हम कैसे डेवलप करें अपने समाज में, इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। ये कैसे पॉसिबल है? कानून किस लिए बनाया जाता है? सरकार अगर है सत्ता में, किसी की भी सरकार हो, लेकिन अगर उसके तहत अगर कोई कानून भी बना है, अपराधी अपराध देता है, छोटे बड़े उसे कैटेगराइज करें, तो मुझे लगता है हर अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर रेप के मामले 100 सामने आते हैं तो महज 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा सुनाई जाती है। ऐसा क्यों? भैया, अपराधी तो 100 है ना। सीमा श्रीवास्तव जी, बिल्कुल, मैं आपके अगर ये वास्तव में बहुत सोचनीय विषय है, और ये हालांकि मेरी अपनी सरकार है, लेकिन मैं बिल्कुल खुल के इस बात को कहना चाहूंगी कि इस तरह के फैसलों में तेजी आनी चाहिए। और जब तेजी आने लगेगी, क्योंकि अगले को लगता है कि और कुछ नहीं तो मुझे तो उम्र कैद हो जानी है, या मेरा फैसला तो 15-20 साल बाद आना है, तो उसके बाद तो लोग भूल भी जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है उस लड़की के साथ रहती है, आजीवन रहती है, और वो एक डर में जीती है और एक मानसिक परेशानी में जीती है, और कई बार तो लड़कियां आत्महत्या भी कर लेती हैं कि कुछ हो तो पा ही नहीं रहा है। तो इसके लिए जितनी तेजी से ये फैसले आने लगेंगे, उतनी तेजी से ये डर पैदा होने लगेगा, क्योंकि ये पता है कि बाप के पास पैसा बचा लेगा, या मैं तो और कुछ नहीं तो मैं तो फांसी को तो टाल ही दूंगा और उम्र कैद में ही रहूंगा, और माँ बाप भी खुश हो जाते हैं कि चलो फांसी टल गई, उम्र कैद हो गई। तो इस चीज से इस तरीके से कुछ और सजा और बढ़नी चाहिए, कि ऐसी सजा हो कि कोई सोच भी ना पाए इस चीज को।
नहीं, सजा बढ़नी क्या चाहिए? सजा तो, कानून तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन सजा और गंभीर होनी चाहिए, व्यक्ति नहीं जीवित हो पा होना रहा है, चाहिए, ताहिरा जी। लेकिन उसको ऐसी सजा होनी चाहिए कि वो सोच भी ना पाए। मेरा ये कहना। ये कौन सोचेगा? आपकी सरकार कौन नहीं, सोचेगा? एक हम महिला सब होने के मिलके नाते सोचेंगे आप इस मैम, चीज को हम सब महसूस मिलके, नहीं कर हमारी पा रही सरकार, हैं। आप, सिस्टम, हम सब इसको मिलके सोचेंगे। चलिए, ताहिरा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, फिर जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। मैंने कहा कि देखिए, निर्भया के बाद एक मजबूत कानून बना है, उससे मजबूत कानून की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। दिया हुआ है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से निस्तारण होना चाहिए। पुलिस जो है वो एविडेंसेस को कलेक्ट करे, टाइम से प्रोड्यूस करे, जिससे विटनेस जो है वो हॉस्टाइल ना हो, जल्दी से रिड्रेसल हो। और कन्विक्शन रेट कम हुआ है, कन्विक्शन रेट को बढ़ाना होगा, वही डिटरेंट साबित हो। जब आप कन्विक्शन रेट को बढ़ाएंगे तभी होगा। अगर राम रहीम जैसा आदमी जो अपनी जो उसके आश्रम में थी, उसकी शिक्षक, उसकी स्टूडेंट्स थी, उनके साथ बलात्कार करता है, बार बार पैरोल पाता है। अभी हमारी बनारस की जो IIT की बच्ची थी जिसके साथ अभद्रता हुई थी, उसके जब छोड़े गए लोग कन्विक्ट, तो उनको स्वागत किया गया। तो आप ये बताइए कि महिला अपराध को, मैंने यही कहा था कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को सीरियसली लिया जाए, प्रायोरिटी पे रखा जाए, ये लोग भी दंडित किए जाने चाहिए। जो महिला, पहले तो समाज बहिष्कार करता था ऐसे लोगों का, बिल्कुल, ये समाज की भी गिरावट है। आगरा में क्या देखा आपने कि स्कूटी पे बच्ची जा रही है और 5 बाइकर उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, दे ट्राई टू पिन हर डाउन, और लोग वीडियो बना रहे हैं। तो कहां समाज भी कहां चला गया? कानून का भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा प्रॉपरली, और समाज का हैरास जो है ना, वो बहुत ही तकलीफ दे। कि आप बताइए, वो ये नहीं सोच सके कि हमारी बिटिया और हमारी बहन भी हो सकती है यहाँ, और वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। तो ये चीजें भी बहुत है। हम सिर्फ एक ही चीज को नहीं कह सकते, इन चीजों पे भी करना होगा। घर का माहौल भी ठीक करना होगा, जो पेट्रार्की है उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ना होगा। जो बलात्कारी के साथ खड़े होते हैं, महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं कि इस वजह से हुआ कि वो ऐसा ड्रेस पहने थी, इस वजह से हुआ कि वो रात में जाती, इसलिए हुआ कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है। वो बॉयफ्रेंड के साथ जाए या किसी के साथ जाए, आपको कोई राइट नहीं है कि उसकी बॉडी को वायलेट कीजिए। ये किसी को हक नहीं देता। लेते हैं जयप्रकाश जी, अधिकतर मामलों में आप कानूनी कार्रवाई को बखूबी देखा है आपने अपने कार्यकाल के दौरान, और एक बेहतर अनुभव है। क्या लगता है अभी कितने जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता की जरूरत है हमारी प्रशासनिक कार्रवाई में? क्योंकि आपने देखा कि ऐसे मामलों में एक तरीके से निष्पक्षता या पारदर्शिता के साथ कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि कानून व्यवस्था का ऐसे मामलों में सुदृढ़ होना बहुत जरूरी हो जाता है। जयप्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी, मैं सुन पा रहा हूं जी। देखिए, जो प्रश्न आप उठा रही हैं वो बड़ा जेन्युइन प्रश्न है कि जो शिकायतें आए उस पे पुलिस का रिस्पांस बहुत ही पारदर्शी और त्वरित होना चाहिए, जिससे समाज पे उसका इम्पैक्ट पड़े, खास करके पीड़ित को राहत महसूस हो, उसके प्रति सिंपैथिक एटीट्यूड हो। ये सब तो बेसिक जरूरतें हैं, और इसी से सुरक्षा की भावना पैदा होती है। इस पूरी समस्या के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो पीड़ित पक्ष है, खास करके जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनमें सुरक्षा की भावना पैदा हो, ये एक पहलू। दूसरा पहलू है कि अपराधी में डर का माहौल, कि यदि वो इस तरह की कोई गैर कानूनी हरकत करेगा, चाहे वो छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, उसको सजा होगी ही होगी, कानून उसे दंडित अवश्य करेगा। यदि उसको ये भय हो जाए, और दूसरी तरफ हम अपने बच्चियों में, अपनी महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा कर ले, ये हमारा आइडियल स्टेट है। इसके प्रति हमें समग्रता में प्रयास किए जाने की जरूरत है। तो उसमें 3 चीजें हैं। एक तो यदि इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो उसमें स्पीडी एक्शन हो, और एक्शन विजिबल हो, जो नहीं होता, समाज को भी दिखाई दे, पीड़ित के प्रति सिंपैथिक एटीट्यूड हो और प्रभावी कार्रवाई हो। और दूसरी चीज, जब उसका जल्दी से कन्विक्शन हो और उस कन्विक्शन का प्रचार प्रसार। और तीसरी चीज ये है कि अवेयरनेस, हम अपने बच्चियों सब में अवेयरनेस पैदा करें। लड़कों में अवेयरनेस इस बात की होनी चाहिए कि ये हमारे कानून हैं,
आपका चाल चलन यदि इस पैरामीटर के बाहर गया तो आप वो कानून के उल्लंघन में होंगे, आपको सजा मिलेगी और तमाम तरह के आपको उसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ हमें अपने बच्चियों को, महिलाओं को इस बात के लिए अवेयर करना होगा कि जहां कहीं भी उन्हें ऐसा लगता है कि ये माहौल उनके फेवरेबल नहीं है या अग्रेशन है या कोई ऐसी घटना होने की संभावना है, तो जो गवर्नमेंट के मेजर्स हैं उनको तुरंत उपयोग में लाना चाहिए। यदि आप कॉल करिए कानून की तो सख्ती बेहद जरूरी है, तभी शायद अपराधियों के जहन में वो डर पैदा होगा और वो कोई भी अपराध करने से 10 बार सोचेंगे कि अगर मैंने ये अपराध किया तो इसकी सजा बहुत ही कठिन मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा है और शायद यही वजह है कि अपराध चरम पर है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कानून बदल गए और कड़े कानून भी हैं, बावजूद इसके जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है। सीधे बीजेपी मुख्यालय का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यता ले ली है। ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी मुख्यालय की। तो दूसरी बार और पहले शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। गृह मंत्री की मौजूदगी, जेपी नड्डा की मौजूदगी और रक्षा मंत्री की मौजूदगी है। तो आप ये सीधी तस्वीरें दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से देख पा रहे हैं। वो थी भाजपा कार्यकर्ताओं का जीवट मनोबल। ये कार्यकर्ताओं का ही संकल्प था जिसके चलते 2 सांसदों वाली पार्टी 303 सांसदों के साथ बहुमत में आई। ये कार्यकर्ताओं की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है जिसके चलते हम आज इस नए भारत, सुदृढ़ भारत, अपने विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर निरंतर चलते जा रहे हैं। जब हिंदू समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करने की साजिश रची जा रही थी, तब भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन के झंडे तले देश, समाज और अपने आराध्य श्री राम के लिए एकजुट हो संघर्ष किया। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।